बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कुछ सितारे ऐसे भी रहे हैं जिनका नाम सीधे सीधे मुंबई अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनका नाम कभी ना कभी अपराध जगत से जुड़ा। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त, जो लाखों दिलों की धड़कन थे, लेकिन एक गलती ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1993 के मुंबई बम धमाकों में उनका नाम आया, गिरफ्तार हुए, जेल गए और आतंकवादी तक कहे जाने लगे। लेकिन क्या वे वाकई दोषी थे या सिर्फ हालात के शिकार? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, वो भी दिलचस्प अंदाज में। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगहों पर भयानक बम धमाके हुए। 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ बताया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इन धमाकों के लिए जो हथियार और विस्फोटक लाए गए थे, उनमें से कुछ बॉलीवुड के लोगों तक भी पहुंचे। यहीं पर संजय दत्त का नाम सामने आया। पुलिस को जानकारी मिली कि संजय दत्त के घर पर एक AK-56 असॉल्ट राइफल, 9mm पिस्टल और ग्रेनेड रखे गए हैं। जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो AK-56 बरामद हुई। बस यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। 19 अप्रैल 1993 संजय दत्त को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में संजय दत्त ने कबूल किया कि उन्होंने ये हथियार रखा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि 1992 के दंगों के बाद उनके परिवार को खतरा था, इसलिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से ये हथियार ले लिए। हालांकि पुलिस ने कहा कि ये वही हथियार थे जो आतंकवादी हमले में इस्तेमाल हुए थे। ऐसे में संजय दत्त की मुश्किलें बढ़ गईं। 1995 में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस चलता रहा। 2015 में टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को दोषी करार दिया, लेकिन उन्हें आतंकवादी नहीं माना। हालांकि आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। चूंकि उन्होंने पहले ही जेल में 18 महीने बिता लिए थे, इसलिए उन्हें बाकी 3.5 साल और जेल में रहना पड़ा। संजय दत्त को यरवड़ा जेल, पुणे में रखा गया। वहां उन्होंने पेपर बैग बनाए, जेल के छोटे मोटे काम किए और कैदी की तरह जिंदगी बिताई। उनकी पत्नी मान्यता दत्त और उनके दोस्त हमेशा उनके साथ खड़े रहे। 2016 में अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि संजय दत्त एक मासूम इंसान थे जो गलत संगति में पड़ गए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं थे। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने भूमि, संजू, KGF 2 जैसी फिल्मों से वापसी की। 90 के दशक का बॉलीवुड, जहां सितारे चमकते थे, लेकिन इन सितारों के पीछे था अंडरवर्ल्ड का साया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे डॉन्स का बॉलीवुड पर गहरा प्रभाव था। बड़े सुपरस्टार्स को धमकियां मिलती थीं, कुछ उनके इशारों पर चलते थे तो कुछ ने उनसे दूरी बना ली। लेकिन सवाल उठता है, क्या सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन था? 2001 में एक ऑडियो टेप लीक हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। तो आखिर सच क्या है, चलिए जानते हैं। 1990 का दशक बॉलीवुड के लिए एक सुनहरा दौर था, लेकिन यह दौर सिर्फ सुपरहिट फिल्मों और स्टारडम का नहीं था। इस समय अंडरवर्ल्ड डॉन्स का बॉलीवुड पर गहरा प्रभाव था। फिल्मों में इन्वेस्टमेंट, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़ी फिल्में अंडरवर्ल्ड के पैसों से बनती थीं। स्टार्स को धमकियां, कई बड़े सितारों को फोन कॉल्स आते थे और उन्हें जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड के फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम करने को कहा जाता था। पार्टीज और मुलाकातें, कुछ स्टार्स जानबूझकर या अनजाने में इन गैंगस्टर्स से जुड़े रहे। इसी माहौल में सलमान खान का नाम भी सामने आया। बॉलीवुड में ऐसी अफवाहें थीं कि सलमान खान को कई बार अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब सलमान ने 90 के दशक में कुछ फिल्मों से हाथ खींच लिया तो उन्हें छोटा शकील की तरफ से फोन कॉल आए। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सलमान का संपर्क कुछ अंडरवर्ल्ड फिगर्स से था, लेकिन यह सब सिर्फ अफवाहें थीं। सच्चाई क्या थी, यह 2001 में सामने आया। 2001 में एक ऑडियो टेप लीक हुआ जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। इस टेप में सलमान खान और अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के बीच बातचीत होने का दावा किया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत में सलमान खान को कथित तौर पर कहते हुए सुना गया कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। ये टेप मीडिया में बड़ा मुद्दा बन गया और सलमान को लेकर कई सवाल उठने लगे। इस केस की जांच हुई, लेकिन कोर्ट में इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सलमान खान ने इन आरोपों को हमेशा नकारा। कोर्ट ने सलमान को क्लीन चिट दे दी और यह मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन यह घटना सलमान की छवि पर गहरा असर डाल चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन था? सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना, लेकिन 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का कनेक्शन किसी से छिपा नहीं था। सलमान खान ने समय के साथ खुद को इन विवादों से दूर कर लिया और अपना करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक ममता कुलकर्णी, जिनकी खूबसूरती और बोल्डनेस के लाखों दीवाने थे, लेकिन फिर अचानक वह बॉलीवुड से गायब हो गईं। सालों बाद उनका नाम एक खतरनाक ड्रग माफिया और गैंगस्टर से जुड़ा। क्या सच में ममता एक अंडरवर्ल्ड ड्रग किंगपिन की पार्टनर थी, या यह सब एक साजिश थी? इस वीडियो में हम आपको ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी बताएंगे। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री ली और जल्द ही वह सबसे हॉट और चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। 1992 में फिल्म तिरंगा से डेब्यू किया, फिर करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पर टॉपलेस फोटोशूट ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। लेकिन जितनी तेजी से वह फेमस हुईं, उतनी ही तेजी से वह गायब भी हो गईं। 1997 के बाद ममता ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। कहा जाता है कि वह बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से परेशान थीं। कुछ लोग मानते हैं कि वह किसी ताकतवर आदमी से पंगा लेकर इंडस्ट्री से बाहर हो गईं। फिर खबर आई कि वह बॉलीवुड छोड़कर दुबई चली गईं, लेकिन असली ट्विस्ट 2016 में आया। 2016 में भारत की एंटी नारकोटिक्स एजेंसी ने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। इस केस में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की स्मगलिंग का मामला सामने आया। इसमें कुख्यात ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी का नाम आया, और चौंकाने वाली बात यह थी कि ममता कुलकर्णी भी इसमें शामिल थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता विकी गोस्वामी की पत्नी बनकर दुबई और केन्या में रह रही थीं। यही नहीं, कहा गया कि ममता और विकी इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन चला रहे थे। विकी गोस्वामी 90 के दशक का एक बड़ा ड्रग माफिया था। उसे 1997 में दुबई में ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2012 में अच्छे व्यवहार के चलते उसे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसने केन्या में अपना ड्रग सिंडिकेट फिर से शुरू कर दिया, और तब तक ममता कुलकर्णी उसके साथ रह रही थीं। भारतीय एजेंसियों ने ममता पर भी ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए, लेकिन ममता ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि वह अब एक आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं और ड्रग माफिया से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह सब उनके खिलाफ एक साजिश है। एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री थीं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका नाम इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़ा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ममता वाकई दोषी थी, या वह सिर्फ एक साजिश का शिकार हुई? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। 90 के दशक में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अनिल कपूर को भी दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों का सपोर्ट मिला था, मगर क्या यह सच था या सिर्फ अफवाहें? आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। अनिल कपूर का सफर एक आम इंसान से सुपरस्टार बनने तक का है। 1980 में बॉलीवुड डेब्यू किया और जल्द ही वे सुपरस्टार बन गए। मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा एक मेहनती और डिसिप्लिन्ड अभिनेता की रही है। लेकिन 90 के दशक में जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की चर्चा जोरों पर थी, तब अनिल कपूर का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में आया। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था और बॉलीवुड पर इसका सीधा असर दिखता था। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे गैंगस्टर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाते थे। कई एक्टर्स को धमकियां मिलती थीं, तो कुछ स्टार्स खुद अंडरवर्ल्ड की पार्टियों में शामिल होते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड कुछ सुपरस्टार्स को प्रमोट भी करता था,
इसी दौरान अनिल कपूर का नाम भी चर्चा में आया। कुछ अफवाहों में कहा गया कि अनिल कपूर को भी अंडरवर्ल्ड का समर्थन मिला था। 90 के दशक में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े कुछ लोग अनिल कपूर के करियर को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इन आरोपों पर कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अनिल कपूर ने हमेशा कहा कि उनका किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन से कोई संबंध नहीं है। अनिल कपूर का नाम कभी किसी आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन या केस में नहीं आया, न ही उन पर कोई कानूनी मामला चला। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि वह हमेशा विवादों से दूर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अनिल कपूर अंडरवर्ल्ड से बचकर ही रहे। 90 के दशक के बाद बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर हो गया। मुंबई पुलिस और सरकार ने अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कस दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की दखलंदाजी न के बराबर है। अनिल कपूर जैसे सितारे हमेशा अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े, न कि किसी गैंगस्टर की मदद से। क्या आपको लगता है कि आज भी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का असर है? क्या अब भी फिल्म इंडस्ट्री पर किसी गैंगस्टर की पकड़ है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।